हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग में। आज हम बात करने वाले हैं आपका क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस और मिड टर्म एग्जामिनेशन 2024-25 के ऑल चैप्टर जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है उसको हम डिस्कस करने वाले। साथ ही वीडियो के एंड में हम लोग एक ऐसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके मार्क्स को बिल्कुल आपके अगर मान लीजिए अगर 50 आने वाले तो वो 60 और 70 कर सकते हैं। वो आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके मार्क्स को इंक्रीज कर देंगे और बाकियों से आपको बिल्कुल अलग कर देंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर रुकना ताकि आपको वो चीज़ भी पता चल सके। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम आपके पहले क्वेश्चन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमें संविधान की क्या आवश्यकता है या क्यों आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन ये आ सकता है या फिर संविधान के हम कह लीजिए कि भाई कार्य क्या होते हैं उससे संबंधित, और संविधान एक सभ्य समाज को बनाने में क्या भूमिका निभाता है। साथ ही आपका क्वेश्चन हो सकता है संविधान क्या है। तो दोस्तों संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से किसी भी देश की शासन व्यवस्था चलाई जाती, पहली बात तो ये होता है। और अगर आप भारत के संविधान की बात करते हैं 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान आपका बनकर तैयार होता है। अब देखिए यहाँ पर हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, तो भाई देश के शासन को चलाने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है। किसी प्रकार की जो व्यवस्था चल रही है, देश में कानून बन रहा है, हम सब अपना बिल्कुल सेफली रह पा रहे हैं। एक आपका पुलिस विभाग है, एक आपका सीबीआई है, सारा का सारा अपना काम कर रहा है। तो वो क्या है, देश को चलाने में कानून वानून सब जो है वो संविधान ने दिए हैं। इसके अलावा हमारे संविधान जो है वो हमारी आवश्यकता पड़ती है। तो देश में कानून व्यवस्था द्वारा जो है वो संविधान द्वारा ही कानून व्यवस्था आपकी बनाई जाती है अगर मान लीजिए कोई नए कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। उसके साथ ही सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग रोकने के लिए हमें संविधान की आवश्यकता है कि जो हमारी सरकार है वो शक्तियों को दुरुपयोग ना करे, शक्ति को गलत तरीके से यूज ना करे। साथ ही विभिन्न जाति के धर्म के लोग जो साथ में एक साथ रह रहे हैं, अगर उनके बीच में कोई मतभेद होता है वो स्वाभाविक भी है, लेकिन संविधान जो हमारा है वो आपस में उन लोगों के बीच में तालमेल बैठाने की बात करता है, समन्वय बैठाने की बात करता है और विश्वास बना रहे उसकी बात करता है। साथ ही आपका जो संविधान है कुछ मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है, जैसे धार्मिक स्वतंत्रता हो गया, समानता हो गया, स्वतंत्रता हो गया और भी आपके जो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं। इसके साथ ही संविधान हमारा विभिन्न जो समूह हैं, सरकार है, इनके बीच में तालमेल बिठाने का काम भी हमारा संविधान करता है। इसको आप याद रखिएगा। हमारा क्वेश्चन है भारतीय संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है, अथवा सिद्ध कीजिए। भारतीय संविधान एक पुष्पगुच्छ की भांति जिसमें सभी देशों के पुष्प समाहित हैं। बिल्कुल सही बात है, भारतीय संविधान जो है वो उधार का थैला है, क्योंकि भारतीय संविधान में विश्व के अनेक जो देश हैं उनसे प्रावधान मतलब उनके कानून लिए गए हैं, इसीलिए भारतीय संविधान आपका जो है उधार का थैला कहा जाता है। जैसे कि बहुत सारे प्रावधान है हमारे, मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं, ये अनुच्छेद आपका 12 से लेकर 35 में इसका वर्णन है, 12 से 35 में वर्णन है, भाग आपका इसमें 3 है जहां अमेरिका से हमने लिए। 6 मौलिक अधिकार है, समानता का जो आपका समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, स्वतंत्रता। उसके साथ ही आपका धार्मिक स्वतंत्र, आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार है, तीसरा शोषण के विरुद्ध। उसके बाद आप कहिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक आपका जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार। उसके बाद आपका 5वां है शिक्षा, ठीक है, शिक्षा और सांस्कृतिक अधिकार। और 6ठा जो हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये सारे के सारे इसमें लिखे होंगे, तो ये मौलिक अधिकार आपके हैं। उसके अलावा मौलिक कर्तव्य, शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो शिक्षा का अधिकार है। कौन सा अधिकार है, शिक्षा का अधिकार। अब शिक्षा का जो अधिकार है आप सबको पता होगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क है, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी पैसे के इन्हें शिक्षा दी जाएगी। प्राथमिक शिक्षा है आपका। ये आपका अमेंडमेंट जो है आपका जो संशोधन है 86वें की संशोधन के माध्यम से 2003 में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, इस बात को याद रखना। इसके साथ ही आप देखिए यहाँ पर ये हमने सोवियत संघ से लिया मौलिक कर्तव्य, आयरलैंड से हमने मौलिक आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इनका वर्णन है, और ये राज्य को दिए गए हैं, ये समाज के लिए होते हैं। इसके साथ ही आपकी आपातकालीन शक्तियों के बारे में है। आपातकालीन शक्तियाँ हमने जर्मनी से ली हैं, और इसके 3 प्रकार आपके होते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 कहता है कि भैया जो भारतीय आपका संविधान है उसमें लगभग अगर किसी राज्य बाहरी देश से हमला हो जाएगा, बाहरी देश से हमला, तो 352 लग जाएगा और पूरे देश में शांति व्यवस्था हो जाएगी, कोई भी घर से बाहर जो है वो नहीं निकलेगा। 356 तब लगता है जैसे आप देखा होगा आपने पश्चिम बंगाल हो गया, अन्य राज्य जहाँ पे अस्थिरता हो जाती है, मणिपुर जैसे आपका था, तो वहाँ पे आपका धारा 356 लग सकती है, क्योंकि वहाँ पे राज्य सरकार संभाल नहीं पा रही है। और 360 तब लगता है जब देश या राज्य कंगाल हो चुका हो, तब ये लगाया जाता है।
इसके साथ ही हमने फ्रांस से नारा लिया समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा, जो कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति में लगाया गया था। जो भारत की चुनाव प्रणाली है और भारत में जो संसदीय प्रणाली है, भारत में जो चुनाव प्रणाली के साथ साथ संसदीय प्रणाली है ना, संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, ये व्यवस्था भी हमने ब्रिटेन से ली है। और संविधान में संशोधन करना हो जैसे, तो ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, इस बात को भी याद रखना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताइए। क्या विशेषता है भारत के संविधान की? तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित संविधान है, सफल संविधान है, विश्व का सबसे सफल संविधान भी है। यह ना तो ज़्यादा कठोर है ना ही ज़्यादा लचीला है। जरूरत पड़ने पर कामों में, चीज़ों में बदलाव किए जा सकते हैं। जैसे आपका किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य की सीमा बदलना हो, तो ये लचीला है, कर सकते हो। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकार को हटाना है तो ये कठोर है, क्योंकि मुश्किल है, मौलिक अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता आसानी से। साथ ही भारत के संविधान में अलग अलग देशों से मौलिक प्रावधान लिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति से, आयरलैंड से, तो ये भी विशेषता ही आपका है। इसके साथ ही संसदीय प्रणाली, जो संसदीय प्रणाली होता है, इसमें कह लीजिए एक प्रकार से प्रधानमंत्री आपका सरकार प्रमुख होता है और राष्ट्रपति देश का होता है। पर ब्रिटेन वाली में जो संसदीय प्रणाली है, उसमें हम में और उसकी प्रणाली में एक अंतर है। हमारी जो संसदीय प्रणाली है उसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, लेकिन वहां पर राजा होता है। ब्रिटेन में राजा देश का प्रमुख होता है। ये थोड़ा सा अंतर है बस, दोनों में, बाकी समान है। इसके साथ ही भारतीय जो आपका सिस्टम है आपका, इसमें एकल नागरिकता की व्यवस्था है। एकल नागरिकता का मतलब है यहाँ पर आप भारतीय हैं, ना कि किसी राज्य के नागरिक, तो ये विशेषता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में व्यस्क मताधिकार और निष्पक्ष आपका जो स्वतंत्र प्रणाली है चुनाव की, वो उसका वर्णन किया गया है। उसके साथ ही मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। आप और भी बता सकते हो कि 395 आपके अनुच्छेद हैं, 395 आपके अनुच्छेद हैं। इसके साथ आप बताओ, अनुच्छेदों के 22 आपके पहले भाग थे, जो वर्तमान में 25 हैं। ठीक है, कितने हैं? 25 अनुच्छेद आपके हैं। वो जो हमने बताया 395, वो वर्तमान में आपके 470 के आसपास हैं। अनुसूचियों की जब हम बात करते हैं तो अनुसूचियाँ पहले आपकी 8 थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ये भी आप याद कर सकते हैं। एक विशेषता ये भी लिख दो, भारतीय संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये बातें आप बता सकते हो। इसके साथ ही मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए न्यायपालिका द्वारा की जाने वाली रिट कौन सी है? मौलिक अधिकारों को अगर बचाना है, पहली बात तो मौलिक अधिकार में जो रिट है आपका है, वो जारी करने के लिए संवैधानिक, किसका? संवैधानिक जो उपचारों का अधिकार है, उसके माध्यम से हम लोग रिट जारी करते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को आत्मा और हृदय कहा है। क्या कहा है? आत्मा और हृदय की संज्ञा दी है। तो क्वेश्चन आ सकता है, आत्मा और हृदय की संज्ञा किसने दी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। 5 रिट कौन से हैं? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में न्यायालय किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार आपका अगर मान लो करता है, तो न्यायालय क्या करेगा? गिरफ्तार व्यक्ति के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, मतलब न्यायालय के सामने गिरफ्तार व्यक्ति को प्रस्तुत करना पड़ेगा। न्यायालय देखेगा कि भैया कोई तरीका गलत तो नहीं है, असंतोषजनक तरीका तो नहीं है। मतलब मान लीजिए आप अपने घर में सो रहे थे, एकदम से पुलिस वाले आए और आपको उठा कर ले गए, तो क्या ये तरीका सही है? आंसर है बिल्कुल नहीं है। तो ये तरीके देखे जाएंगे कि आपको गिरफ्तार कैसे किया गया, किस कारण से किया गया, क्या सबूत है, उसके आधार पर। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपको छोड़ने का आदेश दे दिया जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में। परमादेश में जब कोई सरकारी अधिकारी या सार्वजनिक अधिकारी अपने कर्तव्यों का, अपने दायित्वों का पालन नहीं करता है और उससे हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो, मान लो जो पुलिस है, अगर पुलिस आपकी जो शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, बनाए ना रखे और उससे आप बाहर घर से नहीं निकल पा रहे, तो कौन से अधिकार का हनन होगा? आपके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होगा। तो यहाँ पर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, चाहे सरकारी अधिकारी हैं। इसके साथ ही आपका तीसरा निषेध आदेश क्या है? जब एक निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करता है, किसी मुकदमे की सुनवाई करता है, तो ऊपर की अदालतें उसे रोक सकती। जैसे आपका मौलिक अधिकार है इसमें, तो मौलिक अधिकार में क्या है? मान लीजिए भैया कि सिंपली आपके मौलिक अधिकार जो हैं वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जाने चाहिए, ना कि छोटे मोटे न्यायालयों में। ठीक है, सर्वोच्च में। तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय फैसला सुना सकता है, लेकिन किसी निचली अदालत ने सुना दिया। जैसे आपको पता होगा हमारे न्यायालय की संरचना कुछ इस प्रकार से पिरामिड है, जिसमें सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है। तो अगर इन दोनों नीचे वालों ने कोई फैसला सुना दे जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो फिर उसके फैसले को बड़ी अदालतें इस नीचे अदालतों की फैसले को रोक सकती हैं। ये निषेधाधिकार है। अधिकार परीक्षा में क्या होता है? जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो जाए, ऐसे पद पर आ जाए जिस पर उसका कोई अधिकार नहीं है, उसका कोई अधिकार नहीं है,
तो फिर उसको हटाया जा सकता है। आजकल बिहार में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 1 लाख रुपए दिया और वो IPS आपका ये पुलिस वाला बन गया। अब उसका अधिकार क्षेत्र तो नहीं है भाई, ये वो बिना किसी मेहनत के किसी पद पर बैठ गया। तो ऐसा रेट जारी होता है जिसमें आप अगर ऐसे किसी पद पर बैठे हैं जिस पर आपका कोई अधिकार नहीं है तो आपको उस पद से हटा दिया जाएगा। इसके साथ ही आपका आता है उत्प्रेक्षण रेट। कौन से रेट? उत्प्रेक्षण रेट। अब इसमें जब कोई निचली अदालत या सार्वजनिक अधिकारी बिना किसी अधिकार के कोई काम कर देता है, और अब कोई काम आपने कर दिया है, भैया आपके अधिकार में नहीं है, तो आपसे वो मामला ले लिया जाएगा और आपकी बड़ी अदालत को, बड़े अधिकारी को दे दिया जाएगा। मान लो ये छोटा अधिकारी है, इसका कोई मामला था, छोटी अदालत है, अब इनके अधिकार क्षेत्र में कोई नहीं था, कोई काम, ऐसा कोई काम था मान लो, तो इन्होंने वो काम कर दिया, अब इनसे वो मामला ले लिया जाएगा, इनसे बड़ी अदालत को और इनसे बड़े अधिकारी को सौंप दिया जाएगा। तो ये होता है उत्प्रेक्षण रेट, इस बात को समझ लीजिए। एग्जाम में आता है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशित तत्वों में अंतर बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, जो आपके मौलिक अधिकार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, नीति निर्देशित तत्व आयरलैंड से लिया गया है। इसका वर्णन जो है भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है मौलिक अधिकार का, और जो आपके राज्य के नीति निर्देशित तत्व है इनका वर्णन भाग 4 में और अनुच्छेद आपका 36 से आपका लगभग 51 में इसका वर्णन किया गया है। साथ ही आप कह लीजिए कि इससे भारतीयों का अधिकार कहा जाता है मौलिक अधिकार को, और जो राज्य के नीति निर्देशित तत्व हैं इसे भारत में कल्याणकारी राज्य की कल्पना, कि एक राज्य जो है वो कल्याणकारी राज्य बने। साथ ही मौलिक अधिकार ये सरकार का महत्व को घटाता है, सरकार कमजोर होती है मौलिक अधिकार कारण, लेकिन राज्य के नीति निर्देशित तत्व से राज्य मजबूत होती है क्योंकि राज्य को कुछ भी काम करने की इजाज़त से मिल जाती है। साथ ही मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के लिए होते हैं, और राज्य के नीति जो निर्देशक तत्व हैं वो सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होते हैं, मतलब सरकार की इसमें भूमिका होती है। साथ ही इसे लागू करने में न्यायालय में शरण नहीं हो सकती, मतलब ली जा सकती है, मतलब मौलिक अधिकार में अगर आपका लागू नहीं हुए तो आप न्यायालय जा सकते हो, लेकिन राज्य के नीति निर्देशित तत्व लागू नहीं हुए तो आप न्यायालय नहीं जा सकते। यह अंतर, इस बात को समझना। अगला क्वेश्चन आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है। देखिए सिंपल है, 14 वर्ष जो आपके बच्चे हैं उससे कम के आयु के बच्चों से अगर आप काम करवाते हो दंडनीय अपराध है। साथ ही जबरन आप किसी व्यक्ति से काम नहीं करवा सकते, श्रम नहीं ले सकते, और बाल मजदूरी बिल्कुल नहीं हो सकती। दास प्रथा जिसमें किसी को गुलाम बनाकर आप काम करवा रहे हो, मनुष्य को बेच रहे हो, क्रय विक्रय कर रहे हो, बंधुआ मजदूरी बना रहे हो, तो वो चीज़ें गलत हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और इसका वर्णन अनुच्छेद 23 से 24 में भारतीय संविधान में किया गया है। इसके साथ ही आप देखिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का जो वर्णन है, कुछ 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 हुआ करते थे, एक मौलिक अधिकार आपका खत्म हो गया। कौन सा है वो? संपत्ति का अधिकार, जिसको 44वें संशोधन के माध्यम से, 44वें आप कह लीजिए संशोधन के माध्यम से, ठीक है, 44वें संशोधन के माध्यम से 1978 में हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को, और उसको 300 अनुच्छेद 300 का के तहत जोड़ दिया गया एक सामान्य कानून में। ये आपका है 44वां संशोधन और संपत्ति का अधिकार। 6 मौलिक अधिकार है। समानता का अधिकार 14 से 18 में इसका वर्णन है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में इसका वर्णन है। शोषण के विरुद्ध आपका 23-24 में इसका वर्णन है। साथ ही आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28, और सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार आपको 29 तो यहाँ 30 है, ठीक है, 29 से 30 है। जो 31 है ये संपत्ति का अधिकार था, जो कि गलत है यहाँ पे। तो 31 अनुच्छेद जो है वो संपत्ति का अधिकार है, और लास्ट में अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इस बात को आपको याद रखना है। इसके साथ ही देखिए अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार से, मौलिक कर्तव्य से आप क्या समझते हैं? भाई सिंपल सी बात है कि कर्तव्य समाज में रहते हुए व्यक्ति जो एक कार्य करता है, दूसरे लोगों को लाभ व समाज के लिए हो, इच्छा ना हो तो उसे भी करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आपको कोई काम ऐसा है जो दूसरों को लाभ पहुंचाता हो, समाज के कल्याण के लिए आपका हो, और आपकी इच्छा ना हो, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा, कर्तव्य को निभाना पड़ेगा, ताकि आप दूसरों के मौलिक अधिकार को बचा सकें। ये समाज के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं ये आपको 1976 में 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य आपका शिक्षा का अधिकार है। इस बात को आपको याद रखना है। इसमें बताना है आपको कि प्रत्येक व्यक्ति जो है क्या क्या हमारे कर्तव्य हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है राष्ट्रध्वज का पालन करे, राष्ट्रगान का सम्मान करे, और भारत की एकता और अखंडता का संप्रभुता को अक्षुण्ण रखे, उसे खदने न दे। साथ ही प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसको भी बचाने का जो अधिकार है ये भी हमारा कर्तव्य ही है। साथ ही सभी भारतीयों में भाईचारे की भावना बनाना, और माता पिता द्वारा जो आपका 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो लोग हैं, 19 की जगह इसको लिखिए, 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें निःशुल्क जो शिक्षा है वो मिलनी चाहिए। इस बात को आपको बता देना है। इसके साथ ही देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र आपका बहुत एग्जाम में आता है। जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपका प्राचीन यूनान है, जहां जनता सीधे शासन व्यवस्था में भागीदारी करती थी। क्या? जनता सीधे
शासन व्यवस्था में भागीदारी करती थी। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आज संभव नहीं है क्योंकि विशाल जनसंख्या हो चुकी है हर देश की। ये देखिए, जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से आपका दैनिक कार्यों में भाग लेती थी और आपके कार्य सरकार को चलाती थी। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है जिसमें जनता सीधे शासन व्यवस्था में भाग लेती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है, इसमें जनता जो होती है सरकार में भागीदारी नहीं करती है, अपने प्रतिनिधियों को भेजती है। मतलब जैसे हम लोग MP MLA को चुनते हैं, वैसा सिस्टम आज के ज़माने में भी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है आपका। और साथ ही विशाल जनसंख्या वाले देशों में इस प्रकार की व्यवस्था अब चल रही है। अगर आपका क्वेश्चन आता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, तब भी यही लिखना है। अगर प्रत्यक्ष चुनाव आता है, अप्रत्यक्ष चुनाव आता है, तब भी आपको यही पॉइंट्स लिखने हैं। इस बात को समझ लीजिए। अगला आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रणाली में क्या अंतर है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम और समानुपातिक प्रणाली में बहुत सिंपल सा अंतर है कि ये आपकी भारत की व्यवस्था और ये भारत के बाहर है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में समानुपातिक का इस्तेमाल होता है। अब देखो क्या क्या है, डिफ्रेंशिएट कर लो। जो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम है, पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाइयों में बांट दिया जाता है, लेकिन इस वाले में किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। समानुपातिक वाले में, हमारे वाले में हर व्यक्ति जो होता है निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति ही चुना जाएगा, लेकिन यहाँ से क्योंकि एक ही था तो एक निर्वाचन क्षेत्र से कई लोग चुने जा सकते हैं। हमारे में मतदाता जो होता है वो प्रत्याशी को वोट देता है। जैसे आसपास के विधायक या MP को जानते हैं तो लोग वोट देते हैं, लेकिन वहाँ पर बाहर में जो तो होता है समानुपातिक में, वहाँ पार्टी को वोट मिलता है। पार्टी को प्राप्त वोटों से कम या ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं। जो पार्टी है उसको कम या ज़्यादा वोट जैसा मिला उस हिसाब से कम या ज़्यादा सीटें आपकी हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हर पार्टी को लगभग जितने % वोट मिले उतनी % सीटें मिलेगी। अब इंडिया में क्या होता है, मान लीजिए आपकी है AAP आम आदमी पार्टी और कांग्रेस है आपकी, BJP है आपकी। तो प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए इसको अगर 35% मिलता है, कांग्रेस को 30% मिलता है, बचा आपका कितना 25 मान के चलिए लगभग आपका कि 25% आपका बच गया है। तो 25% अगर वोट BJP को मिला है, उसके बावजूद सीटें BJP की ज़्यादा हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं कि जहां जितने वोट चाहिए थे जीतने के लिए उतने मिल गए, लेकिन आम आदमी के परसेंटेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जहां ये जीती बड़े मार्जिन से जीती। कितने मार्जिन से जीती? बड़े मार्जिन से। तो पार्टियों का ओवरऑल जब वोट काउंट होगा तो आम आदमी का ज़्यादा होगा, लेकिन सीटें BJP की ज़्यादा होंगी। क्योंकि हमारे देश में क्या होता है, अगर आपको 10 वोट भी मिले या 1 वोट भी मिला है और आप आगे हो तो आप जीत जाओगे। ऐसा मतलब कांग्रेस के साथ 3 आम चुनावों में शुरुआत में हुआ तो कांग्रेस बहुत जीता करती थी उस समय। ये आपका हमारे वाले में बहुमत की आवश्यकता होगी, नहीं होती है। मतलब 100 में से आपका अगर 51 लोग आपको वोट नहीं भी दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आगे होने चाहिए, हमारे वाले में आगे होने चाहिए। लेकिन इस वाले में 51% वोट चाहिए आपको, बहुमत चाहिए आपको। किसमें? समानुपातिक में। ये वाला आपका यूनाइटेड किंगडम, जो भारत वाला है वो यूनाइटेड किंगडम में और भारत में है, और इसके साथ आपका बगल वाला जो समानुपातिक वाला है वहाँ इजराइल और नीदरलैंड में है। इस बात को याद रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार किसे कहते हैं और किसी जाति, धर्म या लिंग के आधार पे या किसी भी आधार पे कोई भेदभाव के बिना 18 वर्ष से ऊपर या 18 वर्ष या उससे ऊपर किसी भी व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार है भारत में। ये आपका सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है। आपको बता दूं, पहले मतदान का अधिकार 21 वर्ष था, वर्तमान में 18 वर्ष है। ये 61वें संशोधन के माध्यम से 1989 में ऐसा किया गया था। इस बात को भी याद रखना, एक एक चीज़ बारीकी से। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में जो आपका चुनाव व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 324 का में है या 1 में है, इस बात को याद रखना। और भारत के पहले जो चुनाव आयुक्त है उसको राष्ट्रपति चुनता है, और पहले चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। पहले चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? सुकुमार सेन। एक आपका एग्जाम में आता है परिसीमन आयोग क्या? तो चुनाव आयोग के साथ काम करने वाली संस्था, इस बात को याद रखना। चुनाव आयोग के साथ काम करने वाली एक संस्था है जो निर्वाचन क्षेत्रों को बांटती है। जैसे भारत में अगर 543 आपके लोकसभा सीटें हैं तो उसको बांटा किसने है? परिसीमन आयोग ने बांटा है। इस बात को याद रखना, और ये भी राष्ट्रपति द्वारा ही गठन की जाती है। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के 4 महत्व क्या हैं? देखो, सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, पहली बात तो यह है कि जनता और जो मताधिकार है वो जन प्रभुसत्ता को सिद्धांत पर लागू होता है। जनता के लिए प्रमुखता दी जाती है। लोकतांत्रिकरण को ये आपको बढ़ावा देता है, व्यक्तिगत विकास के लिए ज़रूरी होता है, और राजनीतिक जागरूकता के लिए भी ज़रूरी होता है आपका सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग के क्या कार्य है? मतदाता सूची बनाना, चुनाव की तिथि तय करना, चुनाव का निरीक्षण करना, मतलब चुनाव सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, और तिथि का मतलब है कब से चुनाव होगा, कब से कब तक होगा, और उसके साथ ही चुनाव के परिणाम रिजल्ट घोषित करना, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना। इस बात को आपको याद रखना है। मतदाता सूची का मतलब होता है लोगों के नाम, वोटर लिस्ट बनाना। जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि किसका नाम कौन वोट देगा कौन नहीं।
इसके साथ ही लोकसभा विधानसभा के सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता है, तो आप भारत के नागरिक हो, 25 वर्ष आयु हो, किसी सरकारी पद पर ना हो तो फिर आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और पागल और दिवालिया ना हो। क्या होना हो, पागल और दिवालिया ना हो, और उस व्यक्ति का कोई चोरी या आपराधिक केस ना हो कोई, ऐसा मतलब, ठीक है। इसके साथ ही चुनाव प्रणाली के क्या दोष हैं हमारी चुनाव प्रणाली में भैया देखो, धन का अधिक प्रयोग होता है, वोटों का खरीदा जाना, वोट खरीद लेते हैं लोग, सांप्रदायिकता फैलाते हैं, जाति धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं और लोग लुभाने वादे करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या भारतीय चुनाव में सुधार किए जाने चाहिए, तो यही सारे पॉइंट आएंगे। बस कैसे लिखोगे, बोल देना कि वोटों को खरीदा जाना बंद होना चाहिए, सांप्रदायिकता फैलाना बंद होना चाहिए, जाति धर्म के नाम पे वोट बंद होना चाहिए, अपराधियों को भागीदारी बंद होनी चाहिए, यही पॉइंट बना देना। और लोग लुभाने वादे जो हैं वो कम होने चाहिए, धन का अधिक प्रयोग कम होना चाहिए, और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये आपको बता देना कि भैया ये मैं चाहता हूँ कि सुधार होने चाहिए। एग्जाम में कई दफ़ा आपका जो आता है वो है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ। देखो, दोनों की लगभग समान शक्तियाँ हैं, बस एक शक्ति ज़्यादा है। लोकसभा में धन से संबंधित जो विधेयक आता है, पैसों से संबंधित, वो केवल लोकसभा में आता है। और उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा में ही शुरू होती है, इस बात को भी याद रख लेना। अब देखो, संघ सूची समवर्ती सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो हमारे लोकसभा को है। अब इसके अलावा विधेयक पर कानून बनाने का जो धन विधेयक है उस पर संशोधन करने का यह अधिकार राज्यसभा की है। संशोधन मतलब परिवर्तन बोल रहा है ये, लेकिन लाने का अधिकार उसे नहीं है। इसके साथ ही कर, बजट और वार्षिक वित्तीय स्वीकृति दे सकता है। सेम राज्यसभा भी संवैधानिक संशोधन, किसी भी कानून को बदलने में उसकी भूमिका रहती है। प्रश्न पूरक मतलब प्रश्न पूछकर प्रस्ताव को लाकर। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है जब सरकार के खिलाफ आप सहमत नहीं होते कि सरकार को बहुमत है या नहीं है, तो ये लाया जाता है लोकसभा में। संविधान में ये भी संशोधन करती है जैसे ये करती है। सिमिलर पॉइंट देखो, आपातकाल की घोषणा करती है, आपातकाल में इसकी भूमिका रहती है। उसके बाद ही उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के चुनाव आपका भागीदारी, सेम ये भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनने में और हटाने में भागीदारी करती है। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में केवल राज्यसभा है। उसके अलावा देखिए, समिति के आयोग का गठन करता है और आपका उनके प्रतिवेदन उनके बारे में, कार्यविधि के बारे में बताता है। साथ ही आपका संसद को राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। जो आपका राज्यसभा है वो संसद को राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार दे सकता है। आप सबको पता होगा 3 सूचियां मेन है, लेकिन 4 सूचियां टोटल है। एक होता है संघ सूची, एक होता है आपका राज्य सूची, एक होता है आपका समवर्ती सूची। क्या होता है? समवर्ती सूची। और फिर आपका होता है अवशिष्ट सूची। इन चारों सूचियों में आपको बताना है कि लगभग आपका हमारे संविधान के जो कार्य हैं हमारे देश के, वो बांटे इसमें गए हैं। अगला है कार्यपालिका के प्रकारों का वर्णन। देखो, कार्यपालिका के जो प्रकार हैं कुछ इस प्रकार से हैं। एक सामूहिक नेतृत्व पर होता है और एक व्यक्तिगत नेतृत्व पर होता है। जो सामूहिक नेतृत्व है उसमें प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख, राष्ट्रपति देश का प्रमुख हमारे वाले में होता है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख हो सकता है, लेकिन राजा भी हो सकता है हमारे वाले में, ठीक है। और उसके अलावा बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। सेम पॉइंट्स आपके इस वाले में है अर्ध अध्यक्षात्मक में। जैसे राष्ट्रपति देश का है हमारे में भी होता है, प्रधानमंत्री सरकार का है हमारे में भी होता है, प्रधानमंत्री उसका मंत्री परिषद जवाबदेह बिल्कुल हमारे में भी होता है। अब अर्ध अध्यक्ष जो अध्यक्षात्मक है, इसमें राष्ट्रपति देश का और सरकार दोनों का प्रमुख है। जनता प्रत्यक्ष तरीके से चुनती है और विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती, क्योंकि भाई विधायिका क्यों ही होगा, जनता ने चुना है। अब ये कहाँ है? पहला वाला जो है वो ब्रिटेन में, जो मतलब संसदीय वाला है वो ब्रिटेन में है और भारत में है। कहाँ है? ब्रिटेन में और भारत में। जो दूसरा वाला आपका है अर्ध अध्यक्षात्मक, ये वाला आपको बताना है कि ये है श्रीलंका में है, फ्रांस में है, ठीक है, फ्रांस में है, और इसके साथ साथ आपका रूस में भी है दूसरा वाला, ठीक है, दूसरा वाला। तीसरा वाला आप बता दीजिए अमेरिका में है। कहाँ है? ये आपका है अमेरिका में, और अमेरिका के साथ साथ जो लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं वहाँ पे भी ऐसा है। कौन सा? अध्यक्षात्मक वाला। होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री की शक्तियाँ एग्जाम में बहुत आता है। देखो, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ कुछ इस प्रकार से हैं कि पहला तो वो मंत्रियों का आवंटन करता है, किस मंत्री को कौन सा पद मिलेगा, क्या मिलेगा, वो सब प्रधानमंत्री डिसाइड करता है। मंत्री परिषद पर नियंत्रण, जो मंत्रियों का समूह होता है उस पर नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता है। सभी विभागों में तालमेल स्थापित करना, सभी लोग एक साथ काम करें, ये प्रधानमंत्री का काम होता है। मीडिया तक पहुंच भी प्रधानमंत्री की शक्ति है। बहुमत दल का नेता, सबसे बड़ा नेता वही होता है अपने सरकार का, अपनी पार्टी का। और अधिकारी वर्ग पर आधिपत्य, मतलब जो अधिकारी नौकरशाह उन पर भी कंट्रोल उसी का होता है। सरकार की केंद्र धुरी, जो प्रधानमंत्री है वो सरकार की केंद्र धुरी होता है। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी, ये बात भी याद रखना कि सरकार का धुरी होता है प्रधानमंत्री, आपका केंद्र धुरी होता है।
राष्ट्रपति संसद के बीच में सेतु का काम करता है। राष्ट्रपति जो होता है और संसद दोनों के बीच में प्रधानमंत्री सेतु का काम करता है। और विदेश यात्राओं में अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में इसकी छवि होती है, राष्ट्र नेता के रूप में इसकी छवि होती है। और मंत्रियों परिषद में किसी को भी कभी भी हटा सकता है, कभी भी किसी को ला सकता है। ये उसकी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री की। अब देखिए आपका क्वेश्चन आता है कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है। भाई देखो, सर्वोच्च जो न्यायालय है वो मौलिक अधिकार है उसके पास, मतलब मौलिक का मतलब हमारे मौलिक नहीं, उसके अपने मौलिक अधिकार, जिसमें वो केंद्र राज्य के बीच में जो झगड़े हैं उसको सुलझाता है। कौन? आपका सर्वोच्च न्यायालय। साथ ही आपका रिट संबंधित जो रिट होते हैं हमारे, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, निषेधादेश है, उनको भी ये जारी करता है। साथ ही आपका अपील है, जिसमें आपका फौजदारी और दीवानी से संबंधित अगर कोई मामला है और निचली अदालत के मामले को वो सुनवाई कर सकता है कि निचली अदालत अगर नहीं सुलझा पा रही है तो सर्वोच्च न्यायालय उसको सुलझा सकता है। इसके साथ ही सलाहकारी, राष्ट्रपति को वो कानून मामले पे या कानून को बनाने को लेकर राष्ट्रपति को जनहित के मामलों पर सलाह भी देता है। विशेषाधिकार यह है कि किसी भी अदालत के दिए गए फैसले पर स्पेशल पिटीशन के तहत वो सुनवाई कर सकता है। मान लो किसी अदालत ने कोई फैसला सुनाया है, लेकिन उसके बावजूद सर्वोच्च न्यायालय उस पर फैसला सुना सकता है, उस पर देख सकता है कि भाई सही है कि गलत है। एग्जाम में कई दफा ये क्वेश्चन आता है कि हमें संसद के 2 सदनों की क्या आवश्यकता है। देखिए, पहली बात तो ये है कि संसद के 2 सदनों के होने से समाज के सभी वर्गों को क्या मिलता है? प्रतिनिधित्व मिलता है। समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो संसद के 2 सदनों की क्या आवश्यकता है? आप आंसर बताएंगे। इससे समाज के सभी वर्गों को क्या मिलता है? प्रतिनिधित्व मिलता है। मतलब देश में बहुत सारी जाति हैं, वर्ग है, आपके भाग बटे हुए हैं, तो हमें प्रतिनिधित्व मिलता है। साथ ही किसी भी आपका जो विधेयक है, कोई भी जो निर्णय है, उस पर पुनर्विचार होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, पहला है प्रतिनिधित्व सभी को मिलता है, दूसरा किसी भी निर्णय पर पुनर्विचार होता है, जिससे गलती होने की संभावना आपकी कम हो जाती है। इसलिए हमें संसद के 2 सदनों की आवश्यकता है। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, संसदीय नियंत्रण के क्या साधन हैं? हम कैसे संसद पर नियंत्रण कर सकते हैं? तो एक होता है बहस और चर्चा। संसद में लगातार बहस होती है, चर्चा होती है, जिसके माध्यम से जो भी सरकार के मंत्री हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं कानून को लेकर, निर्माण को लेकर, कि भाई आप क्या कर रहे हो। तो ये तरीका है। दूसरा, कानूनों में स्वीकृति अस्वीकृति। जो आपका संसद है वो किसी भी कानून को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है। इस प्रकार से आपको जो विधायिका है वो खुद को एक प्रकार से नियंत्रित करती है। ये नियंत्रित करने का तरीका आपका होता है, संसदीय नियंत्रण के साधन। तीसरा, वित्तीय नियंत्रण, क्योंकि संसद ही सारा पैसों की देखरेख करता है, पैसे संबंधित जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, इसलिए आपका कह सकते हो कि वित्तीय नियंत्रण के माध्यम से भी संसद को या स्वयं को नियंत्रित करता है। अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि मान लीजिए कोई मंत्री है सरकार का और वो सही से काम नहीं कर रहा है, तो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। अगर वो पारित हुआ, अगर वो पास हो गया कि भाई ये काम नहीं कर रहा है, ये बेकार आदमी है, तो फिर पूरे मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना पड़ेगा, जो कि ये पारित होना ही होता है, क्योंकि भाई सारे खुद को भी बचाना चाहते हैं, इसलिए पारित कभी ये अविश्वास प्रस्ताव जल्दी होता नहीं है। एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी 6 नंबर का भी बन सकता है। इसको बस बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। कुछ इस प्रकार से आप बनाइएगा। पहले लिखना सर्वोच्च न्यायालय, जो कि ये वाला है, फिर आपका उच्च न्यायालय, फिर जिला न्यायालय और फिर अधीनस्थ न्यायालय सबसे नीचे। ये 4 आपके तरीके हैं। अब क्या क्या करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय जो है सभी अदालतों के फैसलों को, सभी जो अदालतें हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को मानते हैं। अगला, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय, अपने पास किसी भी अदालत के मुकदमे को मंगवा सकता है और किसी भी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को वो दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। ये सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति है। दूसरा, उच्च न्यायालय क्या करता है? निचली अदालतों के फैसलों की सुनवाई करता है, सेम जैसे सर्वोच्च न्यायालय करता था। मौलिक अधिकार संबंधित जो रिट है उसको जारी कर सकता है उच्च न्यायालय। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले जो मुकदमे हैं उनका निपटारा कर सकता है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों को भी सुनवाई कर सकता है। अब जिला न्यायालय क्या होता है? जिला अदालत, तो यह आपका जिले में दायर जो मुकदमे हैं उसकी सुनवाई करता है। निचली अदालत मतलब अधीनस्थ न्यायालय के फैसलों को सुनाता है और गंभीर किस्म के आपराधिक फैसले जिला में आते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में क्या होता है? दीवानी और फौजदारी के छोटे जो मामले हैं वो इसके अंतर्गत आपके आते हैं। अगला एक क्वेश्चन आपका 6 में आता है, न्यायिक सक्रियता क्या है? बहुत एग्जाम में आता है। और जनहित याचिका से क्या समझते? एक ही बात है। देखो, न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जनहित याचिका में एक क्रांतिकारी परिवर्तन था, जिसमें अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अदालत नहीं जा सकता, लेकिन उसके बावजूद आपका कोई भी व्यक्ति उसके लिए अदालत में इंसाफ के लिए जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोई समाज का अन्य व्यक्ति उसके लिए न्याय पाने के लिए जा सकता है। और ये बात शुरू होती है 1979 से, जिसमें पीड़ित व्यक्तियों के लिए दूसरे व्यक्तियों ने न्यायालय में आपका जो याचिका है वो दायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले इसकी इजाज़त जो थी वो नहीं थी, लेकिन बाद में 79 के बाद दे दी गई।
और इसके बाद जनहित याचिकाओं की जो है वो बाढ़ आ गई। इसके पॉजिटिव भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव ये है कि सभी को न्याय मिला, इसके अलावा न्याय का दायरा बढ़ा, लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया बढ़ी। लेकिन नेगेटिव जो है इसमें जो आपका न्यायालय है, न्यायालय पे क्या बढ़ा, आपका दबाव बढ़ा। क्या बढ़ा? दबाव जो है वो न्यायालय पे बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो ये आपका नेगेटिव में है। और न्यायालय पे बहुत सारे जो केस है वो पेंडिंग है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हुआ, इस बात को भी याद रखना। अब कभी कभी देखो, मैंने कहा था ना लास्ट में आपको बोनस पॉइंट, क्योंकि मुझे लगता है कि सारे 6 चैप्टर तक पढ़ के जाएंगे आप, 1 या 2 क्वेश्चन ना 7वें 8वें का भी पढ़ लो, क्योंकि क्या होता है अक्सर एग्जामिनर ना 1-2 क्वेश्चन हटके भी दे देता है भाई, सच बता रहा हूं मैं आपको। तो संसदीय जो शासन प्रणाली है वो पहली बात तो होता क्या है और उसकी आत्मा एकात्मक कैसे। आप सबको पता है संघवाद जो होता है जिसमें 2 स्तर की सरकारें हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है, पहली बात तो भारत को राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में कहते हैं। अब भारत में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसमें आपका ये है कि भैया कोई भी राज्य है उसकी सीमा को बढ़ाया जा सकता है, किसी भी नए राज्य को बनाया जा सकता है, ये आपका प्रावधान किया गया है। मतलब भारत में अगर 2 स्तर की सरकारें हैं लेकिन राज्य सरकार का कभी भी सीमा बढ़ाया और घटाया जा सकता है। इसके अलावा भारत में एकल नागरिकता की जो व्यवस्था है उसकी व्यवस्था की गई है, और भारत में जन्म हुआ व्यक्ति सारा भारतीय है, किसी राज्य का नागरिक नहीं है, वो भारत का नागरिक है। और भारत के एक ही सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ये संघात्मक प्रणाली तो है परंतु आत्मा एकात्मक है। मतलब जो केंद्र सरकार है वो मजबूत है, साथ ही जो एकात्मक लक्षण आपको दिख रहे होंगे, सर्वोच्च न्यायालय भी लगभग एक ही है, एकल नागरिकता की व्यवस्था है, मतलब एक ही आप नागरिक हैं। ये सारे के सारे एक ऐसी व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं कि हमारा जो संघ है उसमें कहा तो जाता है कि लोकसभा और राज्य, मतलब एक लोक सरकार है, मतलब केंद्र सरकार है जो लोगों की सरकार है, और एक राज्य सरकार है जो राज्यों की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद जो आपका केंद्र सरकार है उसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाया गया है। सारे के सारे जो आपके बड़े बड़े अधिकारी हैं उस पर आपका संघ नियंत्रण आपका रहता है, इस बात को आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ये बहुत रिपीट होता है, 73वां 74वां संवैधानिक संशोधन क्या है। देखो यार, 73वां गाँव के स्थानीय शासन से है और 74वां संशोधन आपके शहर के स्थानीय शासन से है। 1992 में ये आपका पारित होता है, 1993 में ये आपका लागू हो जाता है। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आपको याद कर लेना है। गांव के स्थानीय शासन से आप क्या समझते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, स्थानीय शासन क्या है? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। अब महिलाओं को 1/3 संरक्षण इसमें दिया गया है। अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। प्रदेश चाहे तो ओबीसी लोगों को आरक्षण दे सकता है। और आपको बताना है कि आज महिलाएं सरपंच भी हैं, तो ये मतलब एक फ़ायदा है। इसके साथ ही 73वें जो आपका संशोधन है वो गांव के स्थानीय शासन है, जिसमें आदिवासी लोग दूर थे, लेकिन 1996 में आदिवासी लोगों को भी पंचायती राज के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको बताने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर थे आपके करवा दिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देख कर जाएंगे, सारे के सारे आपका जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, और चैप्टर को तो अब तक जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे वो सारे के आपके करवा दिए गए हैं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर दबा दो, और आशा करता हूं कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ऑल द बेस्ट।